Assalamu alaikum everyone, I am Fiza Tahir and this is Learners Academy. So today we have our lecture 8 that is related to adolescence. So let's start our lecture with basic definition and characteristics of adolescence. The word adolescence comes from Latin word which means to grow and to mature. अब इस एज रेंज के ऊपर बहुत सी रिसर्चेस भी की गई थी. अब वो रिसर्चेस बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम पीरियड में आपकी मेंटल, इमोशनल, सोशल और फिज़िकल मैच्योरिटी भी आती है. ठीक है, तो रिसर्चेस में सबसे पहले जी स्टानले हॉल की रिसर्च की हम बात कर लेते हैं. ठीक है, उसने बहुत सारा काम किया था इसके ऊपर, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड. ठीक है, उसने बहुत सारा काम किया था और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो एज रेंज है ना, ये स्ट्रॉम और स्ट्रेस वाली होती है. स्ट्रॉम और स्ट्रेस किस तरह से कि आप रूल्स और रेगुलेशंस मानने का आपका दिल नहीं कर रहा. ठीक है, आपका दिल चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे होते हो. और स्ट्रेस किस तरह के आपने अपनी एडल्ट लाइफ में क्या करना है. ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो कैसा होगा, आपने करियर कौन सा परस्यू करना है. ठीक, तो ये जो एज रेंज है वो स्ट्रॉम और स्ट्रेस की होती है. फिर बिगनर ने 1983 में एक रिसर्च की थी और उसने एज रेंज जो बताई थी वो थी 13 to 18 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ द एज ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल्स. ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस भी आ रही होती हैं. एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल इश्यूज़. अदर दैन दैट उनका दिल चाहता है कि वो अपने जो पीयर ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हों डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करें. फिर पियाजे ने भी बहुत काम किया था इस एज के ऊपर. उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसने अपना एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया था फॉर एडोलेसेंस. उसके अकॉर्डिंग ये जो एज है, ठीक है, दैट रेंजेस फ्रॉम 13 to 21 ईयर्स, जिसमें 13 to 17 ईयर्स जो है दैट इज़ योर अर्ली एडोलेसेंस, वेयर एज 17 to 21 ईयर्स इज़ लेटर एडोलेसेंस. अर्ली एडोलेसेंस में जो इंडिविजुअल्स हैं ना, उनका मेन फोकस जो होता है वो इस बात पे होता है कि उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने किसी भी तरीके से. ठीक है, और लेटर एडल्टहुड एडोलेसेंस का जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि उन लोगों ने किस तरह से अपनी जो लाइफ स्किल्स हैं उनको इन्हांस करना है, अपनी एडल्ट लाइफ को उन्होंने कैसे गुजारना है. तो उनका मेन पर्पज़ जो एम्फेसिस है वो इस बात पे होता है. द एज फ्रॉम 13 to ईयर्स इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी जब आपकी स्टार्ट होती है तो आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी स्टार्ट हो जाती है. इसमें बहुत सारी आपकी बॉडीली फीचर्स भी चेंज हो रहे होते हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं. जैसे बॉयज़ जो हैं उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है थोड़ी सी. ठीक है, और बियर्ड उनके आना शुरू हो जाना, तो दे एक्ट लाइक अडल्ट्स. ठीक है, ग्रोन अप मैन की तरह भी ये लोग दिखने लग जाते हैं. एडोलेसेंस इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड. ठीक है, इसमें ना तो जो इंडिविजुअल है वो बच्चा भी नहीं होता और एक अडल्ट भी नहीं होता, एक दरमियान से स्टेज होती है, कन्फ्यूज्ड स्टेट जिसको आप कह सकते हो. इनके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स और टुवर्ड्स अदर्स डेवलप हो रहे होते हैं. ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो भी, उनकी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं एडोलेसेंस से. ठीक है, जैसे दे वांट देम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अडल्ट जैसा हो. ठीक है, और जो एडोलेसेंट्स खुद हैं, ठीक है, वो एक्सप्रेस करते हैं कि क्या चीज़ उनको नहीं पसंद, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन उनको नहीं पसंद. ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बताना और उन्हीं को डिफेंड करना. और कुछ फिर इसी एज में कुछ बॉयज़ में लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आना शुरू हो जाती हैं. एक और बात जो है इस एज के बारे में कि आप अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को पहचानना शुरू कर देते हो. आप में अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है कि आपकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और दे बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर्स. अब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ की कुछ करैक्टरिस्टिक्स को, कुछ बातों को प्रेज़ करना शुरू करती हैं. जैसे बॉयज़ बहुत फ्रैंक होते हैं. ठीक है, बहुत प्रोटेक्टिव, केयरिंग और प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी होती है उनकी. नीटनेस उनमें बहुत होती है और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा होता है. तो ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं ना, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है. ठीक है, इसी तरह जो बॉयज़ हैं वो भी गर्ल्स की कुछ क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, जिनमें उनकी अपीयरेंस आ जाती है, इंटेलिजेंस, फ्रेंडली मैनर्स और काइंडनेस आ जाती है. ठीक है, इस एज रेंज में जो एडोलेसेंट्स हैं ना वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ में जो भी अपना करियर परस्यू करना है ना, उससे रिलेटेड उनको क्या वोकेशनल कोर्सेज़ वो कर सकते हैं. एक तो वो
लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि नॉवेल्स, स्टोरीज़ और लिटरेचर में इंटरेस्ट का थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाता है, रोमांटिक स्टोरीज़ में या बायोग्राफीज़ में, एडवेंचर्स, ठीक है। तो इनमें जो इनका इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर जिस तरह बच्चे हर बात अपनी जल्दी से एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उस तरह से एडोलेसेंस में एक चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। वो हर बंदे के सामने अपने इमोशंस को एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर देते। जैसे अगर किसी बात पे गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा तो एकदम से एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन कोई चीज़ अगर उनको चाहिए तो थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि स्टेट होती है, तो एकदम आप अपनी फीलिंग्स को, बेशक वो फीलिंग ऑफ लव है, जो भी आपकी फीलिंग्स है ना, वो आप एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते। इस टाइम पीरियड में जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं दैट आर सो ड्रामेटिक, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो रही होती है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बॉयज़ में स्पर्म्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी भी मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। और दूसरा ये कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और फिज़िकल चेंजेस इसमें क्या आते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। फिज़िकल चेंजेस जिस तरह मैं आपको ऊपर बता भी चुकी हूँ, तो बॉडीली फीचर्स जो आपके चेंज हो रहे होते हैं वो सारा जिस तरह मैंने अभी पहले ऊपर बताया, तो वही चीज़ इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है। एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना वो अपनी लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हैं, ठीक। जैसे बॉयज़ हैं, अब इन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही शीशे के सामने बहुत टाइम गुजर जाता है, ठीक है। जैसे बॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि वो थोड़े से हाइटेंड हो, उनके शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हों। गर्ल्स वांट टू बी मोर प्रिटी, स्लिम, और उनको एक बॉडी फिगर जो जैसा कि एक सोसाइटी ने एक सेट कर दिया है, उनको भी वैसे अपनी बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ये लोग बहुत जा रहे होते हैं, खूबसूरत इनको बाल चाहिए होते हैं। अगर इनकी लुक्स में थोड़ी सी, जैसे बॉयज़ में थोड़ी सी फेमिनिन लुक आ रही हो, या गर्ल्स में थोड़ी सी मैस्कुलिन लुक आ रही हो, तो इनको थोड़ा बुली किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी लुक्स के बारे में। अब इन्होंने बताया है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस और डिप्रेशन का आपस में क्या लिंक है, ठीक है। एडोलेसेंस जो गर्ल्स है ना वो ज़्यादा उनमें डिप्रेशन पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर ना ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। उनको लगता है कि उनको लगता है कि वो खूबसूरत नहीं दिख रही, कभी उनको लगता है कि बहुत मोटी हैं, कभी बहुत छोटे हैं, कभी लगता है कि बहुत लंबे हैं, कभी। अब सोसाइटी ने जिस तरह आपका एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है कि अगर आप फेयर हो तो ही आपकी शादी होगी, तो ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तो कलर कॉम्प्लेक्शन भी जो है उसकी भी टेंशन रहती है, ठीक। अपने बाल छोटे बड़े, जिस तरह जो भी मतलब एक सेट पैटर्न सेट कर दिया मैंने सोसाइटी ने कि आप खूबसूरत तभी दिखोगे। अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर जब आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो डिप्रेशन आप में आना शुरू हो जाता है। वो एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है अबाउट मेंस्ट्रुएशन, तो वो थोड़े अब डिस्ट्रेस उनमें थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है। और उनकी जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ी पॉजिटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनको कुछ भी नहीं बताया जाता, एकदम से उन्हें एक चीज़ फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। इस एज में आपकी बॉडीली चेंजेस हो रही होती हैं, हार्मोन्स भी आपके डिस्टर्ब थोड़े से हो रहे होते हैं, तो एक्नी आपको बहुत ज़्यादा मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो जो यंगस्टर्स हैं ना उनको एक फीलिंग आती है कि या तो ये एक सीरियस कोई बीमारी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कोई मसला है, या फिर इनके जो सिनफुल डीड्स हैं या सिनफुल थाट्स हैं उनकी कोई इनको सज़ा मिल रही है इन फॉर्म ऑफ एक्नी। फिर 1980 में हरलॉक ने साइकोलॉजिकल चेंजेस की कुछ बात की थी कि कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अर्ली एडोलेसेंस में, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लोग हैं ना ये अब कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक। और डे ड्रीमिंग इनकी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, अपने अकेले रहना पसंद करते हैं, प्राइवेसी इनको चाहिए होती है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देना, और कोऑर्डिनेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक। और इनसिक्योरिटी भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इनसिक्योरिटी इसलिए कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो होता है इनमें, एनर्जी लेवल और जो स्ट्रेंथ का लेवल है ना वो भी थोड़ा कम हो जाता है। 1957 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो लोग, ठीक है, जो गर्ल्स और बॉयज़ इस एज में लेट मैच्योर होते हैं, फिज़िकली लेट मैच्योर, तो उनका अपने बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, वो ठीक से डेवलप नहीं होता, पुअरर होता है वो, ठीक। और सोशल एक्सेप्टेंस से रिलेटेड भी ये ओवरली कंसर्न हो रहे होते हैं,
और फिर जो इनकी जो पीयर्स हैं, ठीक, उनके साथ इनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ख़ुद भी बहुत इमेच्योर, और पेरेंट्स का अगर कहा जाए तो पेरेंट्स की तरफ इनका रिबिलियस बिहेवियर होता है। अगर स्पेसिफ़िकली बॉयज़ की बात की जाए तो वो बॉयज़ जो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, फ़िज़िकली जो जल्दी मेच्योर होते हैं, उनकी सेल्फ़ इस्टीम थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है, सोशली वेल एडजस्टेड लोग होते हैं ये, और स्किलफुल होते हैं। वेयर एज लेट मेच्योर्स आर मोर रिजेक्टेड, डिपेंडेंट, एग्रेसिव सी पर्सनैलिटी होती है इनकी, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पेरेंट्स के लिए जो है इनका रिबिलियस बिहेवियर होता है। इसी तरह अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में वो लड़कियां जो अर्ली मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है, तो वो सेक्सुअली थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं, और पेरेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो इन पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आप इस एज में जाते हो ना 13, 14, 15 ईयर्स में, तो पेरेंट्स थोड़ी जो निगाह है ना वो भी थोड़ी उनकी तेज़ हो जाती है। आपने किस तरह से बाहर जाना है, आपने दुपट्टा कैसे पहनना है, किस तरह से किसी सामने क्या बात करनी है, और मेकअप करना है नहीं करना, तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स बताना शुरू कर देते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है। दूसरा ये कि अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। थर्ड वन इज़ एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली। आप एक्सेप्ट करना चाहिए आपको अपनी बॉडी को, जैसी भी आपकी फ़िज़ीक है उसको, ठीक है। फोर्थ वन इज़ अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ। सिक्स्थ वन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक करियर, and then we have acquiring a set of values and ethical system as a guide to behavior, developing an ideology. Then the last one is desiring and achieving socially responsible behavior. अब इन डेवलपमेंटल टास्क जो मैंने भी आपको 8 बताए हैं, ठीक है, इनको अचीव कर लेना हर इंसान के लिए आसान बात नहीं होती। जिधर आप अचीव नहीं कर पा रहे होते तो आपके कन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस के अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जो कॉलेज गोइंग फीमेल एडोलेसेंट्स होती हैं ना वो बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, तो उनमें 2 इन्होंने बताए हुए हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। एक तो एनोरेक्सिया नर्वसा और एक बुलिमिया नर्वसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वसा जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग एक डिसऑर्डर है जिसमें आप खाते बहुत कम हो, ठीक है, और आपको फिर भी डर रहता है कि आप मोटे हो जाओगे, ठीक। एक तो खाते बहुत कम, उसके बाद खुद जान के वॉमिट करने की कोशिश करते हो ताकि आप मोटे ना हो, ठीक। इसकी वजह से आप इन 2 बिहेवियर्स की वजह से, खाना कम करने की वजह से और वॉमिटिंग की वजह से, आपका जो क्वार्टर जो आपका वेट है ना वो आपका कम हो जाता है। फिर भी आप अपने जो वेट है उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो कि आपने जो खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना उनको मीट करने के लिए आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा स्टार्ट करते हो। अब इसकी जो एटियोलॉजी है वो अभी तक कोई इतनी ख़ास एटियोलॉजी डिफ़ाइन नहीं की गई, ठीक है। कॉजेज़ इन्होंने 2 बताई हैं इधर। एक तो ये कि ये जो डिसऑर्डर है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो जो 2 कॉजेज़ जो इन्होंने बताई हैं, एक उसमें साइकोजेनिक थ्योरीज़ से रिलेटेड आ जाती है, ठीक है, और दूसरी आ जाती है बायोजेनिक थ्योरीज़, ठीक है। तो साइकोजेनिक थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग साइको एनालिटिक्स इसमें आ जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग कि एक चाइल्ड का रिफ्यूज़ल है टू ग्रो अप, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक। और जबकि बायोजेनिक थ्योरीज जो हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम पैटर्न होता है, ठीक है, तो वो कॉज करता है एनोरेक्सिया को फीमेल्स में। अब ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट भी अभी तक इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं आया। मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए भी, जैसे हर तकरीबन चीज़ उन्होंने इसके लिए सजेस्ट की भी है, जिनमें हार्मोन इंजेक्शंस, ड्रग्स, आइसोलेशंस, ECT, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, हॉस्पिटलाइजेशन, इंसुलिन, कोमा, ये सब टेक्निक्स इन लोगों ने इनके साथ मतलब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यूज़ करके देख ली हुई हैं। तो फैमिली थेरेपीज़ में इसमें की गई हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज़ भी की गई हैं। तो अभी तक कोई भी मतलब रिज़ल्ट जो है ना वो वेरी करते हैं, कभी सक्सेस की तरफ आ जाता है, ठीक है, कभी फेलियर्स भी हो जाते हैं। तो अब सिंगल एक जो स्पेसिफिक सिंगल थेरेपी है ना, मतलब सिर्फ इस डिसऑर्डर के लिए, वो अभी तक कोई डेवलप नहीं की गई, ठीक है। देन वी हैव बुलिमिया। बुलिमिया में जो इंडिविजुअल है ना वो ओवर ईटिंग करता है, ठीक है, वो मतलब
ये भी डर रहता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर वॉमिटिंग भी कर देना। लेकिन अब एनोरेक्सिया में ये था कि आप खाते भी कम, ठीक है, इस डर से कि आप मोटे हो जाओगे, फिर भी आप वॉमिटिंग करते हो और सेटिस्फाइड नहीं होते। इसमें आप ओवर ईटिंग कर लेते हो पहले, फिर आप वॉमिट करते हो खुद से और सेटिस्फेक्शन भी वो नहीं हो रही होती, ठीक है। अब DSM ने जो क्राइटेरियाज बताए थे एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वसा के, वो आप लोग एक दफ़ा DSM में देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप कॉजेज़ बताऊँगी आपको बुलिमिया नर्वसा की। कॉजेज़ में इन्होंने कोई ख़ास कॉजेज़ नहीं बताए हुए, ठीक है, बल्कि अभी तक कॉजेज़ इसके आप पता ही नहीं चल सके कि इसके पीछे क्या रीज़न्स क्या है इसकी। और ट्रीटमेंट में भी अभी तक जिस तरह एनोरेक्सिया नर्वसा के अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं डेवलप हुई, तो इसी तरह ही बुलिमिया नर्वसा के लिए भी अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं अभी तक ली गई, ठीक है। सो टू फाइंड द ट्रीटमेंट्स फर्दर रिसर्चेस की अभी ज़रूरत है, तो ताकि आपके जो इन दोनों डिसऑर्डर्स के लिए आपके ट्रीटमेंट्स रिसर्चेस की जाएं ताकि आप ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को एडोलेसेंस का जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ठीक से समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।